हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेस पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सुपर सीरीज का पार्ट 10। तो चलिए, आज के क्लास का मेरा पहला प्रश्न है जो कि बोर्ड पर लगा हुआ है। मेरा पहला प्रश्न क्या है? मेरा पहला प्रश्न है, क्वार्टर अथवा घेंगा पनपता है। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्वाटर रोग होता है या घेंघा रोग होता है। तो क्वेश्चंस के कहने का अर्थ यही था, क्वेश्चंस के कहने का मतलब यही था कि ग्वाटर या घेंघा पनपता है या घेंघा रोग होता है। किससे, किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से इस प्रकार के रोग हमारे अंदर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? मेरा अगला प्रश्न क्या था कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यह पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन ने। डार्विन ने यह प्रश्न क्या कहते हैं, यह पुस्तक लिखी थी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने यह पुस्तक लिखी थी। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डीसी, डायरेक्ट करंट, हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डीसी धारा प्राप्त होती है या दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इस प्रश्न का तो आंसर आप सभी भी जानते होंगे और आप ही लोग में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस प्रश्न का भी आंसर नहीं जानते होंगे। तो जो जान रहे हैं
उनके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जान रहे हैं कोई बात नहीं है, वो जानबो न करेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन, इन दोनों नियम में से कोई भी नियम की चर्चा कर दे कि बताइए इन दोनों में से किसके कितने नियम होते हैं, तो फिर आंसर क्या होगा मेरा? एक ही होगा, 2 ही होगा। प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2। यह भी प्रश्न हम पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रश्न। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 1 वोल्ट कहलाता है क्या? 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम होता है 1 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है? जूल पर कूलम के बराबर होता है, या इसी को हम कहते हैं 1 जूल पर कूलम। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न का आंसर को देखते हैं, या फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, इसके बाद फिर उसका क्या आंसर होगा उसको हम देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण, शोषण किस प्रकार की शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उपचयन। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक सबसे अच्छा सुचालक है? कौन विद्युत का कौन विद्युत का सर्वोत्तम सर्वोत्तम सुचालक है? सुचालक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एजी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? एजी। चलिए अब हम नेक्स्ट फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र संतवों को कहा जाता है? एजी का मतलब हुआ चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक या सुचालक होता है। तो अगला प्रश्न क्या था?
आवर्त सारणी के उदग्र संतवों को कहा जाता है। आवर्त आवर्त सारणी के उदग्र संतवों को कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के उदग्र संतवों को कहा जाता है वर्ग। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रुप, वर्ग या समूह। वर्ग या समूह, वर्ग या समूह, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आवर्त सारणी के उदग्र संतव को क्या कहते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल जो होते हैं उसमें इस तरह का जो लाइनिंग होता है, इस तरह का, ऐसे लाइनिंग का नाम हम क्या देते हैं? वर्ग या समूह। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रुप। चलिए अब मैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। मेरा अगला प्रश्न क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोग अभी तक जितना भी प्रश्न करवाए हैं उस प्रश्न को नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मेरा क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है पीतल है, पीतल है, पीतल है। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है कि पीतल क्या है? धातु है कि अधातु है या उपधातु या फिर कहिए मिश्र धातु? इनमें से क्या चीज होने वाले हैं पीतल? तो पीतल जाहिर सी बात है क्या होगा? मिश्र धातु। तो इस प्रश्न का आंसर क्या बनने वाला है? मिश्र धातु, मिश्र धातु। अब किस किस धातु को मिलाकर पीतल बनता है, कहीं इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन धातु का क्या कहते हैं, कौन कौन धातु से मिलकर पीतल बना हुआ है कि यह मिश्र धातु के लिए जाना जा रहा है। तो पीतल क्या कहते हैं, पीतल किस किस धातु का मिश्रण है? कॉपर और जिंक का, कॉपर जिंक ये दोनों मिलकर क्या बनाया है? पीतल। समझ गए? पीतल किन किन धातु का क्या कहते हैं, किन किन धातु का मिश्र धातु है? किन किन धातु का? कॉपर और जिंक का। तो पीतल एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन से पूछा गया था पीतल है, तो पीतल मिश्र धातु है। तो इसके साथ हम ये भी जान लिए कि पीतल किन किन धातु का मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक का।
अब इसको याद रखने का लॉजिक भी बता देते हैं। क्या लॉजिक है? बस एक वर्ड याद रखिए दिमाग में, आपको यह भी पता चल जाएगा कि पीतल पीतल किन किन धातु का मिश्र धातु है, और साथ में पीतल भी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो पिताजी, एक वर्ड क्या है मेरा? पिताजी। पिताजी को दिमाग में बना के रखिए। पिताजी से पता चल जाएगा कि पीतल किन किन धात्विक तत्व का मिश्र धातु है। तो पी से क्या हो गया? पीतल। पी से क्या हो गया? पीतल। और फिर ता से तांबा, जिसको हम कॉपर कहते हैं। जी से जिंक। ता से क्या? तांबा। तांबा। जी से क्या बनता है? जिंक। जिंक। तो तांबा जिंक ये दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? पीतल बनाएगा। क्या बनाएगा? पीतल। तांबा जिंक मिलकर क्या बनाएगा? पीतल। और फिर पीतल क्या है? मिश्र धातु। तो उम्मीद करते हैं अच्छे तरीका से इस प्रश्न को समझ गए होंगे आप लोग, है ना? क्योंकि हम उस तरह से इसका पोस्टमार्टम कर दिए जैसे होना चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और साथ में आसान प्रश्न भी है ना? एसिड एंड बेसिस साल्ट चैप्टर से संबंधित यह प्रश्न है, यह क्वेश्चन है और आसान भी है। तो बताइए क्या होगा? अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 7 से कम। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। मीथेन क्या होता है? सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब हो सकता है ऐसे प्रश्न का आंसर मीथेन ना लिखकर मीथेन के स्थान पर CH4 दे दे, तो भी क्या होगा? इसका राइट आंसर मीथेन ही बनेगा। या बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे मीथेन को अगर इनके फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दे तो, है ना? इसलिए दोनों चीज को दिमाग में बना के रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन का एक जो सामान्य एग्जाम्पल होता है या आसान एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? मीथेन या तो CH4। CH4 को ही मीथेन कहते हैं क्योंकि मीथेन को हम यहाँ इनके फॉर्मूला के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे और उधर के जो क्वेश्चंस है
उनको आप लोग बढ़िया तरीका से उतार लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट उस तरफ के क्वेश्चंस को मिटाते हैं और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो होगा वो 12वां होगा। तो 12वां प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद, कूटपाद, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, बताइए। और यह प्रश्न किस सब्जेक्ट से संबंधित है? साइंस के किस पार्ट से संबंधित है? बायो से। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद की यदि बात करें तो यह अमीबा में पाया जाता है। किसमें? अमीबा, अमीबा में पाया जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना? अमीबा। अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है, मेरा अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? यह भी क्वेश्चन कहीं न कहीं बायो से संबंधित है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग है। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो होगा वृक्क। कौन उत्सर्जी अंग होता है? वृक्क होता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया है कि कौन उत्सर्जी अंग होते हैं। तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग होगा? वृक्क। इसी को हम क्या बोलते हैं? किडनी। तो निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। चलिए, अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। यह भी प्रश्न वायु से संबंधित है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्पर्म कहां बनता है? हमारे अंदर शुक्राणु कहां बनता है या स्पर्म कहां बनता है? वो वृषण में। इसको अंग्रेजी में टेस्टिज बोलते हैं, टेस्टिज, वृषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहा? वृषण। तो चलिए, आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चंस के साथ इसी जगह पर स्टॉपेज करते हैं। इससे आगे की क्लास फिर हम नेक्स्ट डे में लेकर आने वाले हैं। और तब तक के लिए मेरे तरफ से आप सबों को थैंक यू।